नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। पुतिन के बाद जिनपिंग का भी भारत आने से इनकार, G20 समिट में नहीं होंगे शामिल। सारंगपुर का विवाद सुलझाने अब सरकार मैदान में, मुख्यमंत्री ने की संतों संग बैठक। स्वामीनारायण भगवान ही सर्वोपरि है, स्वामीनारायण संत दर्शन स्वामी का वीडियो वायरल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बाद अब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी G20 समिट के लिए अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह चीन के प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री ली कियांग G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निराशा जताई है। यह समिट 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कहा, मैं ये जानकर काफी निराश हूँ, हालांकि मैं उनसे मिलूंगा। बाइडेन ने ये नहीं बताया कि वो शी जिनपिंग से कब और कहाँ मिलेंगे। गुजरात में बढ़ रहे सारंगपुर विवाद मामले, अब सरकार ने स्वामीनारायण संतों के साथ बैठक कर मामले को सुलझाने की दिशा में कदम उठाया है। गुजरात के सारंगपुर मंदिर में हनुमान जी को स्वामीनारायण संत के दास दिखाए जाने पर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। इस विवाद को लेकर सनातन धर्म के साधु, संत और महंत काफी आक्रोशित हैं। इस मामले अब सरकार ने भी दखलंदाजी करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निवास स्थान पर स्वामीनारायण संतों के साथ बैठक का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने इस मामले स्वामीनारायण के संतों को बुलाकर मामले का उचित निकाल लाने की अपील की है। इस बैठक में वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर के संत और कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर के संत भी उपस्थित रहे। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी इस बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि दीवार चित्रों के विवाद को लेकर गुजरात के साधु संतों ने स्वामीनारायण संप्रदाय का बहिष्कार कर दिया है। गुजरात में चल रहे सारंगपुर विवाद के चलते स्वामीनारायण संप्रदाय की कड़ी आलोचना हो रही है। इसी बीच वडोदरा के स्वामीनारायण संप्रदाय के संत दर्शन स्वामी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने स्वामीनारायण भगवान को सर्वोपरि बताया है। तमने कोईनी बीक तो नहीं ने? साहेब, गगन में जेटला शत्रु होय, तारा जेटला शत्रु कदाच एकवार बनी जाय अने समूह भेगो थई जाय અને કદાચ સર્વાવતારી ભગવાન સ્વામિનારાયણની સામે આવી જાય, સાહેબ મારો ઈષ્ટદેવ સર્વોપરી છે સાહેબ। આમાં કોઈને રંચ માત્ર સંશય ના હોવો જોઈએ અને કોઈ પાજી પલાવના વચનોમાં ક્યારે કોઈએ દબાવવું પણ નહીં સાહેબ। આપણા ઉદરનો રોટલો આપણો સ્વામિનારાયણ ભગવાન ભરે છે સાહેબ। આપણને અક્ષરધામમાં લઈ જનારો અંતકાળે આપણો સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે। આપણા ભગવાનને કોઈ એમ કહે કે આ મોચી છે, આપણા ભગવાનને કોઈ એમ કહે કે આ તો આ છે તે છે, કદી વસ સાખી લેવામાં નહીં આવે। મિત્રો, કોઈથી દબાવવાનું નહીં। આ તો લોકશાહી છે। દુનિયા જો એને પોતાને ચલમપીન સનાતની કહેતા હોય તો અમે તો છાતી કાઢીને તિલક ચાંદલાન ચોટલી રાખીએ છીએ। તમારા કરતા પહેલા અમે સનાતની છીએ સાહેબ। એટલે મહેરબાની કરીને સ્વામિનારાયણ વાળાને છંછેડવાના ધંધા। गुजरात के वडोदरा के करजन में अनियमित चलने वाली बसों से छात्रों को आ रही दिक्कतों पर विधायक अक्षय पटेल ने पत्र लिखकर बसों को सुचारू करने की मांग की है। स्कूलों में अपडाउन करता तमाम बाळकोना वाली मंडलों द्वारा मीटिंग जे करवामां आवी, लोको अमोने जे मळ्या अने जे रजूआतो हती के स्कूले जता बाळको तालुका मथक ने डभोई मथकनी अंदर जे बाळको भणवा जाय छे ए बाळकोने जे मुश्केली एसटी रूटने कारणे थाय छे, अवारनवार बसों बगड़वाना कारणे અને ટાઈમસર બસો ન આવવાને કારણે અથવા નાની બસોની જગ્યાએ મોટી બસો કરવા માટેની જે ફરિયાદો હતી એ બાબતે આજે
કરજણ એસટી ડેપો મેનેજર તેમજ વડોદરા વિભાગના અધિકારી સાથે વાતચીત કરી અને એસટી રૂટો નિયમિત થાય અને જે છેવાડાના ગામડાઓ છે જેવી રીતે મોટી કોરલ પરા અને પાલેજની અંદર પાલેજ મોટી કોરલ નારેશ્વર અને કરજણની એક શટલ દોડાવી અને ત્યાંના બાળકો લગભગ 450-500 બાળકો જે ભણવા આવે છે તાલુકા મથકે અને અમુક સ્કૂલોની અંદર એ માટે સુવિધા ઊભી થાય એવી રીતે તાત્કાલિક ધોરણે એસટી રૂટો ચાલુ કરવા તેમજ સાડલી વિભાગની અંદર ઘણી બસોના રૂટ જે બંધ કર્યા છે વહેલી તકે ચાલુ કરી અને બાળકોની એક સુવિધા ઊભી થાય એવી રીતે તાત્કાલિક અસર કરી અને એ નિયમિતપણે બસો ચાલુ કરવા માટેનો આજે મેં લેટર પણ લખ્યો છે અને ટેલિફોનિક સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે અને એમને બાંયધરી આપી છે કે વહેલી તકે આ વિસ્તારની અંદર બસોના રૂટ રેગ્યુલર થશે। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम सारंगपुर के हनुमान जी मंदिर में हनुमान जी को स्वामीनारायण का दास दिखाए जाने का विरोध साधु संत भी कर रहे हैं। भरूच के प्रसिद्ध गुमान देव मंदिर के महंत मनमोहन दास ने हनुमान जी को स्वामीनारायण के दास दिखाए जाने को घोर अपराध बताते हुए मामले की कड़ी आलोचना की है। ऐसे कौन से संस्कृति में लिखा है कि जिसकी हम पूजा करें और उसी को हम अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके और उन्हीं को ऐसा चित्र बना करके लोगों के समक्ष बताएं। कोर्ट में वो क्या जवाब देंगे? जनता और कोर्ट स्वयं इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि जब वो समय आएगा तो सब अपना अपना जवाब रजू करेंगे। उस समय देखा जाएगा कितना तथ्य किसके बात में है। कहने मात्र से कुछ नहीं हो जाता, पर ऐसे अनर्गल बात किसी को भी, जो भारतीय संस्कृति के रक्षक जो संत हैं और जिन संतों ने हनुमान जी को ही अपना आराध्य देव मान करके इस संप्रदाय ऊंचा आया है, ऐसे तो हनुमान जी महाराज सबके हैं, पर खास करके यदि देखें तो हनुमान जी सिर्फ राम के दास हैं। राम के दास के अलावा वो सबके स्वामी हैं। इस तरह से हम लोग मानते हैं और हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार हनुमान जी के लिए किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी करना हमारे लिए घोर अपराध है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी सर्वने शाहुकारो तथा प्राइवेट फाइनान्सरोना आकरा व्याजमांथी मुक्ति अपावे छे। ओછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હફતે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। વોટ્સએપ નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। जन्माष्टमी का पर्व नजदीक है। ऐसे में वडोदरा के स्कूलों में भी जन्माष्टमी पर्व पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। 7 सितंबर को भारत भर में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में वडोदरा के कारेली बाग के ब्राइट स्कूल में बच्चों ने डांस और अन्य प्रस्तुतियों के माध्यम से इस उत्सव का आनंद लिया। स्कूल के 125 छात्रों ने आयोजन में हिस्सा लेकर बाल गोपाल भगवान कृष्ण की लीला को दर्शाया। इस मौके पर ब्राइट स्कूल के चेयरमैन सुमित शाह और शिक्षकों की उपस्थिति रही। इन सभी ने बच्चों की बाल लीलाओं का आनंद लिया। हर एक जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में आज वाली भी आए थे, पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। बच्चों ने कृष्ण जन्म से लेके कठपुतली डांस करके पूरा कृष्णा का जीवन का वर्णन किया था और उसमें गोपरास भी किया था। बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया था। 1 से 8 कक्षा के बच्चों ने पार्ट लिया था, करीबन 125 बच्चों ने पार्ट लिया था। दादा भाई नवरोज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज दादा भाई नवरोज की जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज में स्थित उनकी प्रतिमा पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पुष्पांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर नंदा जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत और गणमान्य उपस्थित रहे। ब्रिटिश संसद में जीतने वाले पहले वो भारतीय थे। उनकी पारसी आइडेंटिटी जो है वो जतन करके उन्होंने तमाम कौम, वर्णों और वर्गों के स्त्रियों और पुरुषों की उन्होंने सेवा की। वो उनकी लड़त स्वराज के साथ थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से वो परिचित थे। बड़ौदा के दीवान से उन्होंने उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम शुरू किया था। 4 टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आज उनकी जन्म जयंती पे पुष्पांजलि अर्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। उनका जो योगदान है देश के लिए वो आदरणीय है और हमेशा एक उनकी बर्थडे के दिन आज बहुत साल बीत गए तो भी लोग इकट्ठा होते हैं। सारी पारसी कौम उनके आदर करती है और सारे लोग उनका आदर करते हैं। गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा फुटबॉल अकेडमी द्वारा बड़ौदा फुटबॉल लीग सीजन 3 का आयोजन किया गया है। बड़ौदा फुटबॉल लीग BFL सीजन 3 का 8 सितंबर से शुभारंभ होगा। 14 अक्टूबर तक हर शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए ये फुटबॉल मैच भाईली में आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया अभियान के तहत स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस फुटसल फेस्टिवल में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के सैकड़ों खिलाड़ियों में से 300 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इस आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। लगभग 1000 दर्शक बैठ सके ऐसा बड़ा स्टेज तैयार किया गया है ताकि फुटबॉल प्रेमी आराम से मैच देख सके। ट्रायल्स में 1200 થી વધારે છોકરાઓએ ભાગ લીધો હતો। ઓલ ઓવર ગુજરાતમાંથી અને બીજા અલગ અલગ સ્ટેટ્સમાંથી બી છોકરાઓ આવ્યા હતા। 1200માંથી જે એક્સ ઇન્ડિયા પ્લેયર છે શ્રી ધર્મેશ પટેલ, જતીન બિસ્ટ, એના સાથે સાથે નરેશ ઓર, વિવેક રાવ અને અમિત મંડલ, જેમના દ્વારા એમનું સિલેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું અને 350 છોકરાઓને ઓક્શન માટે સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા હતા। જે 350 છોકરાઓનું આજે ઓક્શન ચાલી રહ્યું છે એમાંથી લગભગ 20 લાખ રૂપિયાની ઉપરનું રેમ્યુનરેશન ટોટલ 200 છોકરાઓને આપવામાં આવશે આ ટુર્નામેન્ટના અંતે। કે સ્પેશિયલ નીડ્સ ચિલ્ડ્રન, જે બાળકો સ્પેશિયલ નીડ્સ જેમને જરૂરત છે એ લોકો બી આ ઓક્શનમાં સિલેક્ટ થયા છે
સાથે સાથે જે ટ્રાઇબલ બેલ્ટ છે એ ટ્રાઇબલ બેલ્ટના બી અનાથ છોકરાઓ બી આ ટુર્નામેન્ટમાં સિલેક્ટ થયા છે, જેમને બરોડા ફૂટબોલ એકેડેમીના કોચિસ દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવી રહી હતી છેલ્લા 2 વર્ષથી. અને આ જે ટુર્નામેન્ટમાં આ લોકો ભાગ લઈ રહ્યા છે, નોર્મલ બીજા બાળકો સાથે એમને એક પ્લેટફોર્મ આપવાની કોશિશ છે. અને આ બધા છોકરાઓનું રહેવાનું, જમવાનું ને બધું વેવ્સ ક્લબ तरफ फ्री ऑफ चार्ज કરવામાં આવી રહ્યું છે. इस सीजन में सीनियर तथा गर्ल्स का भी टूर्नामेंट में समावेश किया गया है. बरोड़ा फुटबॉल अकेडमी द्वारा आदिवासी फिट इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कुल 40 स्कूल को अडॉप्ट किया गया है. इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है जो गर्ल्स कैटेगरी को लेके हैं, तो हम वो भी देख रहे हैं कि आगे किस तरीके से उसको हम किस तरीके से देखेंगे और किस तरीके से उसको यूज़फुल तरीके से हम यूज़ करेंगे. और काफ़ी यूथ है, जैसे अंडर 11 के बच्चे हैं, 13 है, 15 के बच्चे हैं, और जूनियर में भी गर्ल्स को कैटेगरी को प्लेटफॉर्म दिया गया है. सेम सीनियर कैटेगरी है, 18 है, अंडर 18 है, अंडर 21 है और सीनियर्स हैं. तो प्लेटफॉर्म तो काफ़ी अच्छे दिए जा रहे हैं और बच्चों का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है. बस एक ही एम है कि जिस भी टीम में जो भी बच्चा है वो एक अच्छे लेवल पे गुजरात को रिप्रेजेंट करें और आने वाले टाइम में शायद इंडिया के लिए भी खेल लें. बरोड़ा फुटबॉल अकेडमी द्वारा हाल ही में सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पहली बार रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स अकेडमी की शुरुआत की गई है. फुटबॉलर्स को बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है. एक ऑक्शन फॉर्मेट होता है जिससे प्लेयर्स सेल होते हैं, तो उस हिसाब से सारे प्लेयर्स को भी दे गेट अ सर्टन फी एंड फुटबॉल को भी बहुत सारा प्रमोशन मिलता है. इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय बीएफएल. एक टीम में जो जूनियर टीम है उसमें 11 बच्चे काम मतलब प्ले करेंगे. उसमें से 10 जो होंगे वो प्लेयर्स होंगे, प्लस एक गर्ल्स भी रहेगी. और जो सीनियर टीम है वो उसके अंदर 12 टोटल प्लेयर्स रहेंगे. उसमें से 10 प्लेयर्स जो है वो लड़के लोग रहेंगे और 2 जो है वो लड़कियां खेलेगी. ये सीज़न टोटल 45 डेज़ का है और 8 टीमें खेलेंगी और 1-on-1 भी खेलेंगे. उसके बाद क्वालिफाइंग राउंड होगा. इस तरीके से पूरे ये जो गेम है उसका शेड्यूल बनाया हुआ है. शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा की ध्यान स्कूल में छात्रों द्वारा विभिन्न गतिविधियां की गई. वडोदरा की ध्यान नगरी के ध्यान कैंपस में अलग अलग उम्र और अलग अलग तबके के बच्चे एक साथ मिलकर नई नई गतिविधियां सीखते हैं. शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ध्यान नगरी में खास कार्यक्रम आयोजित करते हुए अभेद स्पिरिट को सेलिब्रेट किया. इस मौके पर सभी बच्चों को भेदभाव से दूर रहने की प्रेरणा दी गई. यहाँ पे पेरेंट्स या हमारे चाह को छोड़ के अगर बच्चा बोले कि नहीं मुझे तो सही में सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्टर बनना है या आईएएस बनना है, बट एथिकली अच्छा काम करना है, लोगों की मदद करना है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में बदलाव लाना है, तो वो NIOS करके एक प्लेटफॉर्म होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. ऐसा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत से प्लेटफॉर्म है, बट इंडिया में वेल नोन प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म के थ्रू वो घर बैठे ही प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें हमारा और पेरेंट का रोल होगा कि उनको फैसिलिटेट करे, जो भी रिक्वायरमेंट है मदद करे, स्पून फीडिंग ना करे. वो जो कॉल है वो बच्चों के साइड से ही आएगा और उसमें मदद करके वो लेवल पे लेके जाएंगे और फिर वो डायरेक्शन से सर्टिफिकेट भी लेके वो प्रोफेशन में जाना है तो भी जा सकते हैं. गुजरात के वडोदरा में स्थित पादरा के विधायक चैतन्य सिंह झाला के जनसेवा कार्यालय का उद्घाटन किया गया. पादरा में विधायक चैतन्य सिंह झाला के जनसेवा कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल द्वारा किया गया. इस मौके पर सगमा गांव से उद्घाटन स्थल तक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया. इस मौके पर विधानसभा चुनाव के समय भाजपा से किनारा करने वाले दीनू मामा और उनके समर्थकों को भाजपा का खेस पहनाकर विधिवत रूप से भाजपा में प्रवेश दिया गया. साथ ही पालिका के RSP के चुने गए सदस्य भी बीजेपी में जुड़े. इस मौके पर भाजपा मध्य जोन प्रभारी गोवर्धन झड़फिया, छोटा उदयपुर की सांसद गीता राठवा, वडोदरा जिला भाजपा के प्रमुख सतीश निषाढ़िया और गणमान्य उपस्थित रहे.
CR पाटिल ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताने का आह्वान दिया। આ યોજનાનો લાભ એ લોકો મેળવી શકે એના માટેની સગવડતા થાય, સુગમતા થાય અને એટલા માટે આવા કાર્યાલયની ખૂબ જરૂર હોય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના પોતાના પણ દરેક જિલ્લાના કાર્યાલયો ખોલવામાં આવ્યા છે. તે જ રીતે દરેક ધારાસભ્યો અને સાંસદોને પણ કાર્યાલય ફરજિયાત ખોલવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. સરકારની તમામ યોજનાનો લાભ એમને મળે એ જે આગ્રહ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો હોય છે એ તમામ લાભ મળી શકશે એવો મને વિશ્વાસ છે. वहीं पादरा नगर पालिका वार्ड नंबर 7 में स्थित तालाब का 3 करोड़ रुपए के खर्चे से ब्यूटिफिकेशन किया गया है, जिसका लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सांसद गीता राठवा, विधायक चैतन्य सिंह झाला, कार्यकर और कॉर्पोरेटर उपस्थित रहे। પાદરા વિધાનસભાના નાગરિકોને અન્ય કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી પડતી હોય, કોઈ સહાયની જરૂર હોય તો એ જનસેવા કાર્યાલયથી પૂરી પાડવામાં આવશે. એ હેતુથી અમે આ કાર્યાલયની શરૂઆત કરીએ છીએ. અમારી જવાબદારી વિકાસની તે અમે પાદરા નગરપાલિકાને સુપ્રત કરીએ છીએ. હવે પાદરાના સૌ નાગરિકોએ આ તળાવને સ્વચ્છ અને સુંદર રાખીને તેની જાળવણી કરવાની છે. गुजरात के भरूच के झगड़िया के गांव में 9 साल के बच्चे को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया, जिससे गांव वालों में दहशत देखने मिल रही है। झगड़िया वन विभाग की हद में आने वाले वणखुट्टा गांव के 9 साल के बच्चे सेलैया वसावा पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। बच्चे को तेंदुए ने बुरी तरह से घायल कर दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर बड़ी संख्या में ग्रामजन मौके पर एकत्रित हो गए और घटना पर रोष जताया। घटना के बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया है। છોકરો લગભગ સાંજના 6 વાગે કુદરતી હાજતે ગયેલો. કુદરતી હાજત કરતા એ સમય દરમિયાન એક માનવબક્ષી દીપડો આવીને આ છોકરાને ઉપાડી ગયો. પછી થોડા સમય પછી ઘરે ના આવતા એમની માતાએ ગામમાં શોધખોળ કરી અને તોય પણ બાળક ના મળતા આજુબાજુ દરેક ગામમાં જાણ થતા કે છોકરો ખોવાઈ ગયો. એ ખબર જાણ થતા ગામના લોકો બધા ભેગા થઈ ગયા અને આખા જંગલમાં શોધખોળ કરી. શોધખોળ કરતા પણ ન મળતા પછી થોડા સમયમાં वन विभाग ने जाण करी. वन विभाग ने जाण थता वन विभागना कर्मचारीओ थोड़ी ज वारमां स्थळ पर आवी गया अने ए लोकोए तपास करता एमने नेत्रंग पोलीस स्टेशन में जाण करी. पोलीस स्टेशन में जाण करता पोलीस स्टाफ पण स्थळ पर आवी गयो अने एमनी कार्यवाही करी अने आ मानवबक्षी દીપડાને જેમ બને તેમ वन विभाग द्वारा एमने पकड़वामां आवे अने अहींयाथी दूर खसेडवामां आवे अने अवारनवार आवी घटना ना बने एनी ताकीद राखे. घटना बनी छे ये घटनाथी लगभग आखું ગામ શોકમગ્ન થઈ ગયેલ છે. તો આપ મીડિયા દ્વારા પણ જાણ કરું કે આવી અવારનવાર ઘટનાઓ ઘટિત ન બને તેમજ જંગલ ખાતા તરફથી કંઈક ઘાતક પ્રાણીઓ જીતા દીપડા છોડવામાં આવે છે જંગલમાં એને દરેક ગામમાં તમે જાણ કરો જેથી કરીને લોકોમાં थोड़ुक ज्ञान आवे। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी में भागवत ज्ञान सरिता का आयोजन किया गया है, जिसका बड़ी संख्या में भक्त लाभ ले रहे हैं। गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ अंबाजी तीर्थ धाम है, जिसे सरस्वती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अंबाजी देश का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है और यहाँ रोजाना हजारों भक्तों की आवाजाही जारी रहती है। अंबाजी में दाता के निवासी और लोकप्रिय अग्रणी नेता के रूप में जाने जाते स्वरूप राणा द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो 7 दिनों तक जारी रहेगा। बड़ी संख्या में भक्त इस भागवत कथा का लाभ ले रहे हैं। अंबाजी मंदिर के शक्ति द्वार से पोथी यात्रा के साथ कथा का प्रारंभ किया गया। इस भव्य शोभा यात्रा में किंजल मेहरिया, जागृति चौधरी और काजल रबारी जैसे लोक कलाकार भी आए और उन्होंने शोभा यात्रा में रंगत जमाई। गुजरात के वडोदरा के अग्रहरि समाज सेवा संस्था द्वारा वडोदरा में शपथ विधि समारोह का आयोजन किया गया। वडोदरा के अग्रहरि समाज सेवा संस्था द्वारा आज वडोदरा में सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा तथा विभिन्न शहरों से आए समाज के अग्रणी जुड़े। इस मौके पर अग्रहरि संस्था के नए अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष को सम्मानित कर उन्हें शपथ पत्र दिया गया। नए प्रतिनिधियों ने पद ग्रहण कर अग्रहरि समाज को और आगे ले जाने की शपथ ली। यह संस्था पिछले कई वर्षों से कार्यरत है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात में हर जिले में हमारा अग्रहरि समाज का संगठन बनता है। अभी बड़ौदा अग्रहरि समाज के संगठन का चुनाव हुआ है, जिसके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे गुजरात प्रदेश के हर जिले से लगभग जो मुख्य जिले हमारे हैं, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद और आसपास के जो अग्रहरि समाज के भाई हैं, बहन हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। ये अग्रहरि समाज का जो नई कार्यकारिणी का यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हुआ है,
हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में समाज के लिए अच्छे कार्य होंगे। शिक्षा क्षेत्र में, मेडिकल व्यवस्था में सभी जगह बच्चों का अच्छा योगदान रहे। और अभी तो सुनने में आया कि युवाओं की टीम अच्छी है, तो उम्मीद है ऐसी कि बढ़िया काम होगा। बहुत ही कोशिश मेरी ये रहेगी कि समाज आगे बढ़े और हर तरीके से हर सामाजिक कार्यक्रम करूँगा। गुजरात के वडोदरा में बन रहे भाजपा कार्यालय कमलम का प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने दौरा करते हुए निर्माण का जायजा लिया। गुजरात के वडोदरा में सयाजीगंज जैसे व्यस्त इलाके में भाजपा कार्यालय है। ऐसे में जब भी पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, मनुभाई टावर के बाहर भीड़-भाड़ और ट्रैफिक जाम देखा जाता है, जिसके चलते खुली जगह में नए भाजपा कार्यालय कमलम का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। इस निर्माण कार्य का जायजा लेने खुद भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल मौके पर पहुंचे और कार्यालय के जल्द से जल्द निर्माण के आदेश दिए। इस दौरान उनके साथ मध्य गुजरात के प्रभारी गोवर्धन झड़फिया, छोटा उदयपुर की सांसद गीता राठवा, वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल समेत के भाजपा नेताओं की भी मौजूदगी रही। छत्तीसगढ़ के गोरेला में जनता कांग्रेस जोगी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी का शक्ति प्रदर्शन देखने मिला। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन गोरेला में किया गया, जिसमें जनता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी शामिल हुए। साथ ही जोगी पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में जुड़े। गोरेला के मिशन स्कूल ग्राउंड में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए प्रेरित किया गया और चुनावी शंखनाद किया गया। अमित जोगी ने इस मौके पर गरीबी खत्म करने का नारा दिया और दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर किसानों को 4,000 समर्थन मूल्य और खेती हेतु हर साल प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता की जाएगी। स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने देश के इतिहास में एक नई परंपरा शुरू करी। हाईकोर्ट गए, वहां उन्होंने नोटराइज्ड एफिडेविट, शपथ पत्र दाखिल किया कि मेरी सरकार बनती है तो मैं ये बातों को पूरा करूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो उस एफिडेविट के आधार पे, शपथ पत्र के आधार पे छत्तीसगढ़ का कोई भी मतदाता, कोई भी नागरिक मुझे कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दे, मेरे खिलाफ मुकदमा चलाए, 2 साल तक की सजा दिला सकता है, विधायकी छीन सकता है। आज अगर जोगी पार्टी ये कर सकती है, शपथ पत्र दाखिल कर सकती है, तो बाकी पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। आज मैंने एक ब्लूप्रिंट दिया है, 10 कदम गरीबी खत्म। पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, सबसे ज्यादा गरीब आज भी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की धरती सबसे अमीर और छत्तीसगढ़ के लोग सबसे गरीब। इस अभिशाप को दूर करने के लिए ये 10 कदम जो आज मैंने बोले हैं, मेरी सरकार लेगी और गरीबी को हम खत्म करेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पाटीदार समाज का अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में पाटीदार समाज के लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मंदसौर के दलोदा कृषि उपज मंडी में संपन्न पाटीदार समाज द्वारा अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा पाटीदार समाज के लोग शामिल हुए। समाज सुधार, सामाजिक विकास समेत के विभिन्न बिंदुओं पर पाटीदार समाज ने इस अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें खासकर युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा की सांसद कविता पाटीदार, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल समेत के अग्रणी भी मौजूद रहे। उन्होंने अलग अलग विषय पर समाज के लोगों को संबोधित करते हुए समाज को मिलजुल कर आगे ले जाने पर जोर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को बराबरी से ध्यान देना चाहिए। और भी समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। दहेज प्रथा है, आपका नशा मुक्ति है, ये सारी चीज़ें चर्चा करना चाहिए। जब सामाजिक सम्मेलन होता है तो सारे विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। हम खेती किसानी करते हैं, हमें खेती किसानी में किस तरह की दिक्कत जा रही है, किस तरह से आज खाद जो है, जो 50 किलो की बोरी 45 किलो मिल रही है, उसका दाम दुगना हो गया। डीजल महंगा हो गया, किसान जो पैदा करता है समर्थन मूल्य उसका बढ़ा नहीं। तो इन सब विषयों पे भी चर्चा करना चाहिए। बिजली तो बहुत बड़ा विषय है, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में सिर्फ मामा भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबके मामा बन गए, सबको किसी को बहन बना लिया। पर किसान भी तो भाई है ना उनका, अगर उनकी मिसेज को बहन बना लिया तो जीजा को सजा क्यों दे रहे हैं? आज अगर
समय पे खेती नहीं हो पाएगी, बिजली नहीं मिलेगी, बिजली की अघोषित कटौती पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है। तो आज सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। किसान को समय पे बिजली नहीं मिलेगी, समय पे पानी नहीं मिलेगा, समय पे खाद नहीं मिलेगा, समय पे बीज नहीं मिलेगा। आज आप देखिए डीजल कितना महंगा हो गया, तो कैसे खेती करेगा किसान? तो ये सिर्फ भाषणों में हितैषी बनना छोड़े। हमेशा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने किसानों के हित में बात की है। जब जब आपदा पड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसानों के हित में निर्णय लिए गए, चाहे भावांतर योजना या फसलों के बीमे की बात करो या ऐसी आपदा के वक्त हम उनके मूल्यों को देने की बात करें, किसान कल्याण निधि की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें। अब तो 4000 के बजाय 6000 मध्य प्रदेश शासन ने कर दिया। स्वयं खुद मुख्यमंत्री जी एक किसान है, इसलिए किसान की भावनाओं से बहुत अच्छे से परिचित है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના EMI। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। Don't need to eat less, only need to eat right. National Nutrition Week Awareness Program supported by Pioneer Innovative Ethical International Gastro Institute Sarabhai Campus Vadodara, Devarsh Bariatric Hospital Sama Road Vadodara, Quality Care at Affordable Rate, Navrang Orthopedic Super Speciality Hospital VIP Road Vadodara, Center for Excellence। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। हम मना रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर तक। न्यूट्रिशन जो हम रोज खाना खाते हैं उसी में से हमें मिलता है। रोज हम अच्छा ही खाना खाते हैं, हम सोचते हैं कि हम अच्छा ही खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद न्यूट्रिशन की कमी
शायद हर दूसरे व्यक्ति को है। उसकी वजह यह है कि हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं और इसीलिए नेशनल न्यूट्रिशन वीक जैसे सप्ताह मनाने की हमें ज़रूरत पड़ रही है और न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली दिक्कतों और बीमारियों पर बात करने की ज़रूरत पड़ रही है। आज फिर एक बार एक नए डॉक्टर के साथ एक नए मुद्दे पर इसी पूरे वीक हम चर्चा कर रहे हैं और आज जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो है एडोलेसेंट डाइटरी हैबिट्स। जब भी हम सोचते हैं कि आज हमने क्या खाया, तब हमारे मन में यही सोच आती है कि अच्छा खाना क्या होता है। अच्छा खाना क्या होता है ये भी हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उसे कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करते हैं और इसलिए आज एडोलेसेंट डाइटरी हैबिट्स पर बात होगी। और बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं डॉक्टर हिमांशु पटेल। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो अगर हम बात करें कि पिछले कुछ टाइम में न्यूट्रिशन में वी आर गोइंग फ्रॉम वन स्पेक्ट्रम टू अदर स्पेक्ट्रम, राइट। कुछ साल पहले अंडर न्यूट्रिशन की बात हो रही थी, अभी ओवर न्यूट्रिशन की बात हो रही है। जी बिल्कुल। पहले बात हो रही थी फिजिकल एक्टिविटी, अभी बात हो रही है डिजिटल एक्टिविटी। तो बेसिकली ये जो न्यूट्रिशन में बदलाव आया है उसके हेल्थ इफेक्ट भी हम देख रहे हैं। काफी सारी बीमारियां थी जो पहले ज्यादा दिखने को मिलती थी, वो अंडर न्यूट्रिशन रिलेटेड, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड और इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारी देखने को मिल रही थी। अभी हम देखें तो ओवर न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसीजेस, मेटाबॉलिक डिसीजेस वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लुक, आई एम ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट, तो मैं उसके ज़्यादा बायस रहूँगा कि जीआई सिस्टम पे और लीवर पे उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। लेकिन ये ओवर न्यूट्रिशन के इफेक्ट नॉट ओनली लीवर और जीआई रिलेटेड हो रहे हैं, एवरीथिंग, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, स्ट्रोक रिलेटेड डिसऑर्डर, सब कुछ बढ़ने में आ रहा है। हर एक ये इसकी शुरुआत की जड़ें अभी जो पहले हम बात करें एडोलेसेंट बिहेवियर की, राइट। तो पहले ओबेसिटी हम देखें तो कुछ एज के बाद ही देखने को मिलती है, जैसे 30-35 के बाद लोग ओबेसिटी, बच्चे यूजुअली अंडर वेट या नॉर्मल वेट वाले रहते थे। अभी हम देखें तो एडोलेसेंट एज में भी ओवर वेट और ओवर न्यूट्रिशन इज़ वेरी मच कॉमन। आउटसाइड का फूड का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया। पहले था कि वंस इन ए 2 मंथ और वंस इन ए 3 मंथ फैमिली की आउटसाइड फूड की ट्रीट रहती थी, बाहर का खाना होता था। अभी देखें तो छोटे सब बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है। फॉर एवरी स्मॉल ओकेजन्स फैमिलीज आर गोइंग टू रेस्टोरेंट्स फॉर द फूड। चॉइस ऑफ फूड देखें तो भी पहले के हिसाब से अभी जो जंक फूड है, मैदा है, वो काफ़ी बढ़ गया है। डेयरी आइटम्स है, पेस्ट्रीज, वो सब भी बढ़ गई है। तो ये सबसे कभी ना कभी बच्चों का डाइटरी पैटर्न चेंज हो रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि एडोलेसेंट ओवर न्यूट्रिशन, एडोलेसेंट ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा एपिडेमिक आ रहा है। पिछले कुछ सालों में देखें तो मेटाबॉलिक लिवर डिसऑर्डर और फैटी लिवर डिसऑर्डर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। मतलब एक जमाना था जब लिवर डिसीज देखने को मिलता था सिर्फ वायरल इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस में, देन केम कि अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिसीज, अभी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज और ओबेसिटी रिलेटेड लिवर डिसीज काफ़ी कॉमन है। और अगर ये एडोलेसेंट बिहेवियर को चेंज नहीं किया गया तो आफ्टर दे टर्न एडल्ट, मतलब 10-15 साल के बाद ये जो अभी प्रॉब्लम है दैट कैन बी that is going to multiply by 10-20 times। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आजकल हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमारे बच्चे तो सब्जी रोटी खाना पसंद ही नहीं करते। सब्जी रोटी बच्चा नहीं खा रहा है, उसके पसंद का खाना नहीं है, हम फौरन जोमेटो स्विगी करते हैं और उसका मनपसंद पिज्ज़ा या उसे जो पसंद है मंगा लेते हैं। हाँ, बच्चा तो पेट भर के खाना खा लेता है, जो रोटी वो एक रोटी मुश्किल से खाता है वो पूरा पिज्ज़ा आराम से खा लेता है और वहीं से शुरू होती है पूरी जड़। और इसीलिए नेशनल न्यूट्रिशन वीक जैसे वीक मनाने की शुरुआत भारत जैसे देशों में पड़ रही है, क्योंकि माना जाता है कि भारत का जो डाइट है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट फूड माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ अब न्यूट्रिशन की बात करनी पड़ रही है, कुपोषण की बात करनी पड़ रही है। ये शायद भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी हम कहेंगे, लेकिन अब हमारी जो फूड हैबिट्स है वो इतनी बदली है कि वो बीमारियों की ओर हमें लीड कर रही है। ऐसे में डॉक्टर हिमांशु पटेल से बात हो रही है और अब आगे का सवाल मैं यही पूछना चाहूंगी कि लिवर डिसीज और जॉन्डिस के बारे में काफी मिसकंसेप्शन है सर, ये भी क्या कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं? हाँ, जैसे हम एक बात हुआ कि लिवर डिसीज रिलेटेड टू ओवर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी, सो जो जिसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो बेसिकली एक तो कंसेप्शन है कि ये लिवर डिसीज, क्रोनिक लिवर डिसीज रहता है, सिरोसिस जो रहता है, दैट इज अ वेरी साइलेंट कंडीशन। मतलब जब तक पेशेंट को
काफ़ी सारा लीवर को डैमेज नहीं होता, 50% 70% लीवर का फंक्शनिंग परमानेंट डैमेज नहीं हो जाता, आउटसाइड से कोई सिम्टम नहीं रहते हैं। तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरी कोई डाइटरी हैबिट ख़राब नहीं है, ऐसा करके इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कुछ एज के बाद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़ का जैसे स्क्रीनिंग होता है, वैसे लीवर डिसीज़ और फैटी लीवर डिसीज़ का भी स्क्रीनिंग होना चाहिए, ताकि उसमें एक तो अर्ली इंटरवेंशन हम कर सके। दूसरा है कि लीवर डिसीज़ के और भी रीज़न होते हैं, क्योंकि जॉन्डिस इज़ वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन। बराबर, जॉन्डिस होता है उसको ही लीवर डिसीज़ है ऐसा नहीं है। जॉन्डिस एक क्रोनिक लीवर डिसीज़ में बहुत एडवांस सिम्टम है, मतलब जब जॉन्डिस देखने को मिलता है लीवर का डैमेज ऑलरेडी बहुत हो चुका होता है। दूसरा है कि जॉन्डिस एक सिम्टम है वायरल इन्फेक्शन का भी, जैसे मानसून में जब हेपेटाइटिस का आउटब्रेक होता है तभी भी जॉन्डिस उसका सिम्टम है। मतलब जॉन्डिस की सिवियरिटी या आंखों के पीलापन से ही बीमारी को जज नहीं करना चाहिए। ज़्यादा जॉन्डिस है तो लीवर सीरियस है या नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर एक कॉज के हिसाब से, मतलब इट्स वायरल इन्फेक्शन है कि क्रोनिक लीवर डिसीज़ है, उसके हिसाब से जॉन्डिस का इंडिविजुअल केस में इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन होता है। Means if you are having any unusual symptoms, then your proper healthcare advice should be taken. कभी कभी लंबे टाइम तक सेल्फ ट्रीटमेंट करना या ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना वो थोड़ा हैज़ार्डस हो सकता है ऐसे केस में। बिल्कुल, आजकल अगर हमें छोटी सी भी दिक्कत हो, सर दर्द भी हो, तो हम फौरन गूगल करने लग जाते हैं। अगर डॉक्टर ने बोला छोटा सा हमें कि शायद हमें किडनी स्टोन हो सकता है या कोई और बीमारी, हम फौरन गूगल करते हैं कि इसमें क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, इसकी दवाइयाँ क्या क्या हो सकती है, इसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या हो सकती है। तो हम सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर अपना अपना ज्ञान बांटते हैं, और ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स के सामने हमेशा दिक्कत पैदा करती है। इस बार हम बात करी है न्यूट्रिशन पर, और न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लेने से होने वाली बीमारियों पर। डॉक्टर हिमांशु पटेल हमें अच्छी जानकारी दे रहे हैं। सर, जीआई सिम्टम्स, रेड फ्लैग इन जीआई डिसऑर्डर, ये भी क्या है? नई नई चीज़ें और नए नए डिसऑर्डर सब सामने आ रहे हैं। सो जीआई डिसऑर्डर की हम बात करें तो मेनली दो चीज़ें हैं कि आपको, मुझे, यहाँ पे बैठे सब लोगों को, सुन रहे दर्शक को, सभी को किसी न किसी टाइम पे तो थोड़ा जीआई डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, एसिडिटी वो कॉमन है जी। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि 90% लोग बीमार है, 90% पेशेंट्स को ये सिम्टम रहते हैं। तो जीआई डिसऑर्डर को हम ब्रॉडली दो चीज़ में डिवाइड करते हैं। एक ऑर्गेनिक जीआई डिसऑर्डर्स, मतलब कि देयर इज समथिंग मेजर डिसीज विच इज गोइंग ऑन इन द बॉडी एंड दैट इज कॉजिंग सिम्टम्स। दूसरा है कि फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर्स मीन्स as such there is no disease, but there are a lot of things which are causing symptoms, like modern life stress, irregular food timing, irregular food habits, sedentary lifestyle, sometimes excessive tea, coffee, everything cause some symptoms at some point of time. Some have abnormal sensitive nature, little anxious personality type, A personality we can say. तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा कभी कभी डेडलाइंस होता है, स्ट्रेस होता है, तो उनको थोड़े जीआई सिम्टम्स रहते हैं। तो बेसिकली जब ऐसे लंबे टाइम से सिम्टम्स है, आपकी इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल आ रहा है, तो मैं पेशेंट को काउंसल करता हूँ कि दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर, और दूसरा हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो बेसिकली क्या होता है कि फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। सम पेशेंट हैव एसिडिटी, सम पेशेंट हैव ब्लोटिंग, सम हैव डायरिया, सम हैव कॉन्स्टिपेशन। सिम्टम के हिसाब से उसको अलग अलग नाम में डिवाइड करते हैं, लेकिन ब्रॉडली कहने का मतलब ये होता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे या पेशेंट खुद के लेवल पे कभी कभी कुछ सिम्टम्स नोटिस करे। जैसे अगर पेशेंट कोई बोलता है कि मुझे 5-10 साल से कोई सिम्टम है लेकिन रिपोर्ट्स और एवरीथिंग कम्स नॉर्मल, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, कि जहाँ पे कोई लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, स्ट्रेस, कहीं पे भी कोई इश्यू है जिसकी वजह से ही इज नॉट गेटिंग बेटर। लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि वेट लॉस होना। मतलब विदाउट एनी एफर्ट अगर एबनॉर्मल वेट लॉस हो रहा है किसी का, किसी को हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, बॉडी में कहीं लंप या ट्यूमर जैसा पाल्पेट हो रहा है, पैरों में स्वेलिंग आ रहा है, बराबर, फूड लेने में अटकने की तकलीफ होती है जिसको हम डिस्फेजिया बोलते हैं, बराबर। अगर फैमिली में किसी को कोई कैंसर रिलेटेड हिस्ट्री है या ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो ये सब रेड फ्लैग साइन है। मतलब अगर ये सिम्टम्स है तो यू शुड प्रॉपरली थरोली गेट इन्वेस्टिगेटेड। अगर इन एब्सेंस ऑफ एनी रेड फ्लैग साइंस, अगर लंबे टाइम से सिम्टम्स है, बेसिक रिपोर्ट्स नॉर्मल हुए, तो वी शुड ट्राई टू फोकस मोर ऑन द लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पर्सनालिटी, एक्सरसाइज, एवरीथिंग। हाँ, बहुत सारी चीज़ों को तो हम बीमारी मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, जैसे कि एसिडिटी हो गई या
कुछ भारीपन लग रहा है तो हम इसे बीमारी समझना नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि ये तो हमने ज़्यादा खाना खा लिया इसलिए हुआ होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें बीमारी की ओर लीड करता है और इसीलिए अच्छा खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसी पर लगातार बात कर रहे हैं। वीएनएम टीवी हमेशा ही स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे 25 सालों से उठाता आया है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की हम चिंता करते हैं। इस बार भी नेशनल न्यूट्रिशन वीक में अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं ताकि हम अच्छा पोषण युक्त खाना खा सके। अब पोषण युक्त खाना जो होता है कैसा होता है, कैसे लिया जा सकता है, उम्र के हिसाब से क्या होता है कि हम हमारी डाइट अच्छी रखें, क्या प्रिकॉशन मेजर लिए जा सकते हैं, ये भी मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगी। सर, क्या होता है आपके हिसाब से न्यूट्रिशन युक्त डाइट? देखिए, एज के हिसाब से हम बात करें तो हर एक एज में प्रायोरिटीज न्यूट्रिशन रिलेटेड अलग अलग होती है। जो चाइल्डहुड एज होती है, जब बच्चों का हाइट और वेट ग्रो होता है, तभी वो काफ़ी सारे एक्टिव भी होते हैं, स्पोर्ट्स में भी एक्टिव होते हैं, पढ़ाई में भी एक्टिव होते हैं, बॉडी बोन्स ग्रो हो रहे, टिश्यू ग्रो हो रही, तो उस टाइम पे कैलोरी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दो चीज़ें। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कैलोरी और प्रोटीन जो हमें नॉर्मल अनाज और सबसे मिल रहा है। दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि विटामिन्स, मिनरल्स। तो बच्चों में ये टाइम पे मैक्रोन्यूट्रिएंट एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों की काफ़ी सारी ज़रूरत होती है। तो उनके एज के हिसाब से अगर वेट बढ़ रहा है, अगर थकान या कोई सिम्टम नहीं है, ग्रोथ चार्ट को बच्चा फॉलो कर रहा है, तो दैट इज़ ए गुड थिंग के न्यूट्रिशन अच्छे से हो रहा है। लेकिन जैसे सबसे पहले हमने बात की है कि एडोलेसेंट एज में ओवर न्यूट्रिशन का भी, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ फूड के साथ साथ क्वालिटी ऑफ फूड भी इम्पोर्टेंट है। कैलोरीज चाहिए बच्चे को, लेकिन कैलोरीज शुड बी फ्रॉम द हेल्दी फूड सोर्स। जैसे कुक फूड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, दैट इज़ अ हेल्दी सोर्स ऑफ फूड। वाइल कैलोरीज तो हमें हर एक एवरी डेयरी आइटम, एवरी शुगर, आर्टिफिशियल शुगर, तो आर्टिफिशियल शुगर और स्वीटनर और प्रिजर्वेटिव्स दे आर ऑल्सो लोडेड विथ कैलोरीज, बट दैट कैलोरी शुड बी अवॉइडेड। दूसरा होता है कि जैसे एज के हिसाब से, जैसे दो टीनेजर गर्ल्स है स्पेशली हु स्टार्ट्स मेंस्ट्रुएटिंग, तो उनको ब्लड लॉस का एक इश्यू रहता है, तो उनका डाइट में आयरन की डेफिशिएंसी के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो उनका डाइट आयरन रिच होना चाहिए। समटाइम काफ़ी सारा हीमोग्लोबिन डाउन है, तो डॉक्टर से कंसल्ट के बाद आयरन सप्लीमेंट भी करना चाहिए। आगे जाए तो प्रेगनेंसी रिलेटेड स्पेसिफिक कुछ डाइटरी रिकमेंडेशन रहते हैं। Normally in this condition patient is under the supervision of doctor, so they are getting proper diet, right? जैसे हम बात करें 30s 40s के बाद, तो उस टाइम पे नॉर्मली एक्टिविटी लेवल कम होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन द जॉब और द सिटिंग जॉब, उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट कम रहता है, बॉडी का जो हाइट और ग्रोथ होता है वो भी कम हो जाता है, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट एक ड्रॉप डाउन होता है। तो उस टाइम पे एक तो है कि कैलोरी एक्सेसिव कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। दूसरा, अगर फिजिकल आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो उस टाइम पे रेगुलर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन रूटीन शेड्यूल वो एक होना चाहिए। नॉर्मली 40s के बाद कभी कभी थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वो डिसीज़ भी डेवलप होते हैं, तो देर आर सम डाइटरी न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इलनेस भी होते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट में शुगर अवॉइड करना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि शुगर मतलब लुक, शुगर इज़ व्हाट कार्बोहाइड्रेट, और हमारे जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है उसमें 60% कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए होता है, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का वो इम्पोर्टेंट है। जैसे नेचुरल सोर्सेज जो है, अनाज है, धान्य है, गेहूँ है, वेजिटेबल्स है, वो नेचुरल सोर्सेज है, तो वो एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए। लेकिन जो मैन मेड सोर्सेज है फूड के, वो अवॉइड करने चाहिए। फिर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में सॉल्ट का एक रिस्ट्रिक्शन होता है। जो पेशेंट को मेटाबॉलिक कंडीशन है, लीवर डिसीज़ है, उसमें फैट और ऑयल का रिस्ट्रिक्शन होता है। तो एज के हिसाब से, इलनेस के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन होता है। कुछ एज के बाद जैसे मसल एट्रोपी होना चालू हो जाता है जब एक्सरसाइज और नहीं होती, तो उस टाइम पे प्रोटीन पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड प्लांट प्रोटीन शुड बी द प्रॉपरली सप्लीमेंटेड।
डिस्प्लेस। यानी हर उम्र में हर व्यक्ति को हर बीमारी में अलग खाना खाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। ज़्यादातर जो खाना बच्चे खाते हैं वही खाना बड़े खाते हैं और उतनी ही क्वांटिटी हम सब एक साथ खाना खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ वाली बात है। ज़रूरत हम सबकी अलग है, लेकिन वो ज़रूरत के बारे में हमें कहीं ना कहीं पता नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की है। लेकिन आजकल जो लाइफ है बहुत स्ट्रेसफुल है, लाइफस्टाइल हमारी है वो बहुत ज़्यादा अब ऐसी हो गई है जहां हम एक्टिव नहीं होते हैं। हमारा दिमाग तो दौड़ता रहता है, लेकिन हमारा शरीर एक ही जगह बैठकर काम करता है, और इसीलिए ये जो स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट डिसऑर्डर जैसी चीजें सामने आ रही है, सर ये बढ़ने के कारण क्या है? देखो, कॉम्पिटिटिव इन एवरी फील्ड कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, राइट। पहले हम देखते थे, बैंक की बात करें तो बैंक में 11 बजे बैंक खुलता था, 5 बजे बंद हो जाता था। अभी 12 घंटे बैंक चल रही है। ऑफिस आवर्स के बाद भी कंपटीशन इतनी हुई कि क्लाइंट को आपको घर पे जाके सर्विस देनी होती है कि भाई आप कोई HNI क्लाइंट है तो 9 बजे जाके भी उसको घर पे पेपर वर्क करते हैं। मतलब ईच एंड एवरी फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, IT के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, सब में कंपटीशन बढ़ रही है। गवर्नमेंट जॉब वर्कर्स भी इतना ज्यादा काम करते हैं, तो अभी गवर्नमेंट मतलब 10 to 5 या 11 to 5 वाला माहौल नहीं रहा है। हर एक को इनसिक्योरिटी है, हर एक को आगे बढ़ना है। तो काम करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम के साथ 2 चीज याद रखनी है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ वो पूरी मेहनत से कर रहा हूँ और उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल से कर रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस का अगर मुझे फायदा हो रहा है तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि टाइप ए पर्सनैलिटी होती है कि वो काम तो उनको करना ही, वो टाइम के हिसाब से होता है, लेकिन उसके रिलेटेड बैकग्राउंड स्ट्रेस काफ़ी चलता रहता है। फिर क्या होता है कि बैकग्राउंड स्ट्रेस की वजह से वेरियस हेल्थ इश्यू रहते हैं, और डॉक्टर या सब हेल्थ केयर वर्कर्स समझाते हैं कि ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लेकिन उनको फिर वो कभी कभी बैकग्राउंड स्ट्रेस होता है कि चलो ये सिम्टम हो रहा है तो मुझे कोई और भी बीमारी है पकड़ में नहीं आ रही है, तो उसका भी स्ट्रेस रहता है। तो ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी प्रिज्यूमटिव थिंकिंग, ये सब थोड़ा कम करना चाहिए। एक्सरसाइज का हमने बात किया कि चलो माइंड को इतना सारा एक्टिव हो रहा है लेकिन बॉडी एक्टिव नहीं है, तो वो एक करना चाहिए। अभी एक्टिविटी की बात करें हम, तो व्हाट शुड बी दैट आइडियल एक्सरसाइज और एक्टिव लेवल, बराबर। तो अलग अलग गाइडलाइन है, कार्डियोलॉजी सोसाइटी और डायबिटिक सोसाइटी का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज 150 to 180 मिनट्स इन ए वीक वो होना चाहिए। उसमें आपका ब्रिस्क वॉकिंग आ जाता है, जॉगिंग आ जाता है, स्विमिंग आ जाता है, आप योगा कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, डांस कर सकते हो, या वेट ट्रेनिंग जैसे जिम एक्सरसाइज वो भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जॉगिंग इज बेटर और जिम ट्रेनिंग इज बेटर, एवरीथिंग शुड बी इन द कॉम्बिनेशन इन द मॉडरेशन। सो 150 to 200 मिनट्स इन ए वीक तो कैसे भी करके निकालना है, बराबर। अगर मंडे टू फ्राइडे आप हैवी काम करते हो तो वीकेंड में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालो और एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से थोड़ा बॉडी में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो दैट ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस। एक्सरसाइज से सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल बेनिफिट नहीं होते, मेंटल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इन्होंने योगा को इतना पॉपुलर बनाया, जो एक्चुअली वर्ल्ड को सबसे पहले हमने इंडिया ने गिफ्ट दिया था योगा को, तो दैट इज ऑल्सो बेस्ट फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज, राइट। सो बेसिकली स्टेइंग फिजिकली एक्टिव एंड आई विल नॉट से कि ब्रेन को कम एक्टिव करो, लेकिन ब्रेन को अननेसेसरी एक्टिव मत रखो। कभी कभी क्या होता है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, एक्सेसिव दिस थिंग डिवाइस यूज, दैट ऑल्सो मेक्स स्ट्रेस लेवल मोर। सो अगर काम के बाद रात को डिवाइस का यूज़ कम करना चाहिए। अननेसेसरी वर्चुअल लाइफ में या सोशल मीडिया में अननेसेसरी लगे नहीं रहना चाहिए। ये काफ़ी सारी चीज़ें भी है। पीयर प्रेशर अननेसेसरी लेना नहीं चाहिए। ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं बिल्कुल सही बात है। आजकल काम के बाद भी हमें काम होता है, और वो है 2-3 घंटे टीवी देखना, मोबाइल देखना, कुछ भी देखना। हम सोचते हैं कि रिलैक्स होने के लिए हमारे पास यही अच्छा साधन है, लेकिन वो हमें रिलैक्स एट अ टाइम तो कर देता है, लेकिन लॉन्ग टाइम पर कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है। आजकल हम सबको एक दूसरे से बेहतर बनना है, लेकिन वो बेहतर बनने की होड़ हमें कहीं ना कहीं बीमारियों की और आगे धकेल रही है। इसलिए बात करनी पड़ रही है कि अच्छा खाना नहीं खाने से, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करने से क्या क्या दिक्कतों का सामना हम कर रहे हैं, और आने वाले 20 सालों में तो शायद ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तरह तरह के डिसऑर्डर है, क्रॉनिक फंक्शनल डिसऑर्डर और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये कुछ चीज़ें भी जब मैं रिसर्च कर रही थी मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा कि पूछ ही लिया जाए, सर ये सब भी क्या बलाएं हैं। हाँ, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि
रेड फ्लैग साइन की जब हम बात कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया कि काफ़ी सारे बीमारी सिम्टम होते हैं और सीरियस डिसीज़ रिलेटेड रहते हैं, जैसे हमने कुछ रेड फ्लैग साइन की बात की कि ब्लड कम होना, वेट कम होना। लेकिन जब रेड फ्लैग साइन नहीं होते और लॉन्ग टर्म सिम्टम रहते हैं तो उसका बेसिस होता है डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, वो तो उसको ही हम फंक्शनल डिसऑर्डर बोलते हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर के नाम डिफाइन किए हो, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, फंक्शनल डायरिया, वो पेशेंट के सिम्टम्स से हिसाब से। तो बेसिकली अगर हम देखें तो पहले 20-30 साल पहले हेल्थ इश्यू थे इन्फेक्शियस डिसीज़ और अंडर न्यूट्रिशन डिसीज़। अभी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ और कहो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और कहो फंक्शनल डिसऑर्डर्स, ओवर न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, तो वो पूरा ट्रांजिशन हो रहा है बेसिकली। तो टाइम के साथ प्रॉब्लम कम होने चाहिए, टेक्नोलॉजी और इतना साइंस है तो हमने इन्फेक्शियस डिसीज़ में काफ़ी सारा कंट्रोल किया भी है। जैसे पहले ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, उसमें काफ़ी सारे डेथ रहते थे। ट्यूबरकुलोसिस मतलब खलास ऐसे ही बोलते थे, प्लेग, काफ़ी सारे इन्फेक्शियस कंडीशन थी जो स्मॉल पॉक्स, उस पर हमने विन किया। लेकिन उसके सामने नए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और ये अपनी वजह से क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अपने ही डाइट, अपने ही लाइफस्टाइल, अपने ही स्ट्रेस, ये सबसे क्रिएट कर। तो बेसिकली जिस डिसीज़ में ऑर्गेनिकली बॉडी में कुछ रॉन्ग नहीं है, बस अपने स्ट्रेस, सेंसिटिविटी, लाइफस्टाइल, इसकी वजह से होता है, उसी को हम फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर्स बोलते हैं। जी, और आजकल ऐसी ही दिक्कतें बहुत ज़्यादा सामने आ रही है क्योंकि हमारी जो दिक्कतें हैं वो यही है कि हम अच्छा सोते नहीं हैं, अच्छा खाते नहीं हैं और सिर्फ भागते जा रहे हैं। भागते पैसों के लिए जा रहे हैं, लेकिन पैसे तब ज़्यादा खर्च हो जाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली जो सर्कल है वही घूम कर आता है। इसलिए नेशनल न्यूट्रिशन वीक पर अच्छे न्यूट्रिशन की बात हो रही है। सर, अच्छा न्यूट्रिशन एंड नोट पर क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को कि कैसे सब कुछ मैनेज हो जाए? देखो, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं डॉक्टर हूँ बराबर, लेकिन मैं यही चीज़ कहूँगा कि हर एक बीमारी को प्रिवेंट करो। मतलब डॉक्टर का तो वही काम है, बीमारी को क्योर करना, तो जिसको तकलीफ हो गई उसको क्योर करना, वो तो है हमारा काम। लेकिन हम ज़्यादातर यही चाहते हैं कि लोग वो स्टेज पे आए ही नहीं। मतलब जो चीज़ें प्रिवेंट हो सके उसको तो प्रिवेंट ही करना है, बराबर। और आज की तारीख में 70% चीज़ें में प्रिवेंशन काम करेगा। मतलब न्यूट्रिशन में वही है कि जो एक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ है, जहाँ जब एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होती है, जब भी कैचेक्सिया होता है, कोई स्ट्रेस होता है, तभी प्रॉपर डाइटरी इंटेक तो ज़रूरी ही है। लेकिन जब उसको ओवर न्यूट्रिशन तक ना जाने दे, बराबर। आज ज़्यादातर बात वही लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और ओवर न्यूट्रिशन की ही होगी, क्योंकि अर्बन इंडिया की आप बात करें तो ओवर न्यूट्रिशन ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, रूरल इंडिया की बात अलग है, बराबर। तो यहाँ पे जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं वही मैसेज दूंगा कि ओवर न्यूट्रिशन से बचे। मतलब आप बैठे हैं, कुछ काम करने को नहीं है तो बस फ्रिज खोला, खाना खा लिया, वो मत करो। टीवी देखे बैठे हो तो बस कुछ मंचिंग चाहिए, उसके लिए कुछ भी निकाला और खा मत करो। मतलब आपको लगता है कि कुछ खाना है तो फ्रिज खोलो, आपको जो सबसे कम चीज़ पसंद है उसको देखो, अगर वो खाने का मन कर रहा है तो मतलब आपको भूख लगी, आप खा लो, नहीं तो आप बंद कर दो और वापस आ जाओ। सिंपल एडवाइस है। काउच पोटैटो सिंड्रोम बोलते हैं ना, कि आप काउच पे बैठ के पोटैटो चिप्स खा के टीवी देख रहे हो, तो उससे बचे। बिल्कुल। आप सोचिए, पहले तो लोगों को खाना नहीं मिलता था और अब इतना खाना मिलता है कि उसे पचाने की जरूरत है, और कुपोषित सुपोषित की जगह अब ओवर न्यूट्रिशन की बात हो रही है कि हम जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ये भी एक मसला है। डॉक्टर हिमांशु पटेल से हम बात कर रहे थे, जो इंटरनेशनल गैस्ट्रो इंस्टीट्यूट ईशा हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा जुड़े रहना है क्योंकि यहाँ वही बातें चर्चा होती है जो आपके लिए ज़रूरी है। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये सारी बातें आपके हर रिश्तेदार तक, आपके हर दोस्त तक पहुँचना ज़रूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। Don't need to eat less, only need to eat right.
नेशनल न्यूट्रिशन वीक अवेयरनेस प्रोग्राम सपोर्टेड बाय पायोनियर इनोवेटिव एथिकल इंटरनेशनल गैस्ट्रो इंस्टीट्यूट साराभाई कैंपस वडोदरा, देवर्ष बेरियाट्रिक हॉस्पिटल समा रोड वडोदरा, क्वालिटी केयर एट अफोर्डेबल रेट, नवरंग ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल VIP रोड वडोदरा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस।